नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां हों जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है भूतिया राजमार्ग, ट्रक ड्राइवर की आखिरी यात्रा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। घना अंधेरा, ठंडी हवा, वीरान सड़क और एक ट्रक जो आधी रात को राजमार्ग पर दौड़ रहा था। इस ट्रक का ड्राइवर कोई आम इंसान नहीं था। उसका नाम था रघु, एक ऐसा शख्स जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख सकता हो जो आम इंसान नहीं देख सकता। उसकी घनी दाढ़ी और लाल लाल आंखें किसी दानव जैसी लगती थीं। कहते हैं कि उसने कई बार मौत को धोखा दिया था, पर अब किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। रघु जिस ट्रक को चला रहा था वो भी आम ट्रकों जैसा नहीं था। उसके इंजन की गड़गड़ाहट किसी राक्षस की गर्जना जैसी थी और उस पर लगे पुराने दाग धब्बे किसी खून के धब्बों जैसे दिखते थे। लोग कहते थे कि वो ट्रक शापित था, जो भी उसे चलाता या तो गायब हो जाता या फिर उसकी मौत बेहद भयानक होती। लेकिन रघु को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था, या शायद उसकी मंजिल ही उसकी मौत थी। रघु उस रात राजमार्ग 66 से गुजर रहा था। यह सड़क बदनाम थी, एक ऐसी जगह जिसे लोग दिन में भी पार करने से डरते थे और रात में तो यहां कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। यहां के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। किसी ने कहा था कि यह सड़क कभी खत्म नहीं होती, तो किसी ने दावा किया था कि यहां जो भी गाड़ी रुकती है वो दोबारा नहीं चलती। लेकिन इन सब बातों से बेपरवाह रघु अपने ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ा रहा था। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे, जिनके पेड़ अजीब तरह से झुके हुए थे, मानो किसी ने उन्हें जबरन मोड़ दिया हो। हवा भी असामान्य रूप से ठंडी थी और अंधेरे में सड़क का सिर्फ वही हिस्सा दिख रहा था जिस पर ट्रक की हेडलाइट्स पड़ रही थीं। रघु ने अपने रेडियो को ऑन किया ताकि थोड़ा मन बहला सके, लेकिन रेडियो से सिर्फ शोर आ रहा था, एक अजीब गूंजती हुई सरसराहट, जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा हो। उसने रेडियो बंद कर दिया और एक बीड़ी सुलगाई। तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक पुराने जले हुए साइन बोर्ड पर पड़ी। उसने ट्रक की रोशनी उस पर डाली, लेकिन शब्द इतने मिट चुके थे कि पढ़ना मुश्किल था। वो कुछ देर देखता रहा, फिर कंधे उचकाकर ट्रक आगे बढ़ा दिया। रात के करीब 1:45 रहे थे और ठंड पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। रघु ने अपने जैकेट की जिप ऊपर कर ली और विंडो का शीशा थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया। अब तक सड़क पूरी तरह वीरान थी। कोई और गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस एक अनजानी खामोशी जो ट्रक की इंजन की गड़गड़ाहट के साथ मिलकर और भी डरावनी लग रही थी। तभी अचानक फॉगलाइट्स में एक आकृति नजर आई। रघु ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और ध्यान से देखा। सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले। उसकी पीठ ट्रक की तरफ थी। उसकी पोशाक अजीब थी, पुराने गंदे कपड़े, और उसके बाल बेतरतीब थे, जैसे उसने महीनों से खुद को नहीं देखा हो। रघु ने तुरंत हॉर्न बजाया, भाएं भाएं, लेकिन वो आदमी न हिला, न मुड़ा, न ही कोई प्रतिक्रिया दी। रघु को थोड़ा गुस्सा आया। अबे हट सामने से, उसने गाली बकते हुए ट्रक के ब्रेक दबाए। लेकिन जैसे ही ट्रक रुका और हेडलाइट की रोशनी उस आदमी पर ठीक से पड़ी, वो आदमी वहां था ही नहीं। रघु ने झट से शीशे से बाहर झांका। सड़क खाली थी, कुछ भी नहीं था। उसका कलेजा धक से रह गया। अभी तो वो वहीं था, वो कोई भ्रम नहीं था, उसने सच में देखा था। उसने दोबारा बीड़ी सुलगाई और मन ही मन खुद को समझाने लगा कि ये उसकी थकान का असर होगा। बहुत देखे हैं ऐसे तमाशे, हिम्मत नहीं हारनी, उसने खुद से कहा और ट्रक का गियर आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने क्लच छोड़ा, ट्रक के पिछले हिस्से पर किसी ने जोर से थपकी दी।
रघु का दिल जोर से धड़क उठा। उसने झट से पीछे देखने के लिए शीशे में झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब वो थोड़ा घबरा चुका था, लेकिन उसने ट्रक तेज कर दिया। लेकिन जितना तेज वो गाड़ी बढ़ाता, उसे उतना ही लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सड़क किनारे के पेड़ किसी छायाओं से भरे लग रहे थे, जो धीरे धीरे ट्रक के साथ साथ चल रही थी। धड़ाम! कुछ दूर आगे जाने के बाद सड़क पर एक नया साइन बोर्ड दिखा। यह साइन बोर्ड भी जला हुआ था, लेकिन इस बार रघु ने उस पर एक शब्द को पहचान लिया, मौत। रघु ने अब गाड़ी और तेज कर दी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर फिर सड़क पर पड़ी, उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। सड़क का वही हिस्सा बार बार दोहराया जा रहा था। जले हुए साइन बोर्ड, वही घने पेड़, वही वीरान जंगल। रघु को एहसास हुआ कि वो एक अंतहीन लूप में फंस चुका है। अब उसने पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया, लेकिन जितना तेज वो ट्रक भगाता, उतना ही सड़क फिर से वहीं लौट आती। वो बुरी तरह घबरा गया। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। माथे से पसीना पोंछा और दबी आवाज में बुदबुदाया, हे भगवान, बचा ले। तभी रेडियो एक बार फिर अपने आप चालू हो गया, और इस बार उसमें से एक भयानक टूटी फूटी आवाज आई, रघु, तुम यहां से नहीं बच सकते। रघु के हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट ही गया। उसके सामने अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई उभर आई। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। रघु की धड़कन अब तक तेज हो चुकी थी। उसकी आंखें लगातार सड़क पर गड़ी थीं, लेकिन वो साफ देख सकता था कि वो एक अनजाने जाल में फंस चुका है। हर बार जब वो आगे बढ़ता, तो वही जले हुए साइन बोर्ड, वही टेढ़े मेढ़े पेड़ और वही रहस्यमयी वीरानी बार बार सामने आ रही थी। वो एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ था। अब तक उसकी बीड़ी भी खत्म हो चुकी थी। उसने गुस्से और डर के मिले जुले भाव से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और ट्रक की स्पीड और तेज कर दी। ट्रक का इंजन गड़गड़ा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो, पर रघु डटा रहा। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ा दी। सड़क के बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी। एक औरत, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बिना हिले डुले। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, जैसे महीनों से संवारे न गए हों। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। ठंडी रात के उस वीरान माहौल में वो औरत किसी भूतिया मूर्ति की तरह खड़ी थी। रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने झट से हॉर्न बजाया, भाए भाए। कोई हलचल नहीं। उसने फिर हॉर्न बजाया, इस बार और जोर से, भाई भाई भाई। लेकिन वो औरत बिल्कुल नहीं हिली। रघु के माथे पर पसीना छलक आया। उसका गला सूखने लगा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और मन में सोचा, कोई पागल औरत होगी या फिर किसी गांव की होगी, रास्ता भटक गई होगी। लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने ट्रक को धीरे धीरे उस औरत के पास ले जाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसके अंदर का डर और बढ़ता जा रहा था। अब वो औरत हेडलाइट्स की रोशनी में पूरी तरह साफ दिखने लगी थी। उसकी साड़ी का निचला हिस्सा हवा में लहरा नहीं रहा था। वो बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमीन से चिपका दिया हो। और सबसे डरावनी बात, उसका पैर जमीन से 2 इंच ऊपर था। वो हवा में तैर रही थी। रघु की सांस अटक गई। ये क्या बला है? उसने घबराकर बुदबुदाया। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और ट्रक को और करीब ले गया। अब बस चंद फीट का फासला बचा था, लेकिन तभी औरत का सिर धीरे धीरे उठा। रघु की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हेडलाइट्स की रोशनी में उसकी शक्ल देखी और उसके शरीर में जैसे 1000 वोल्ट का करंट दौड़ गया। उसका चेहरा सड़ा गला था, आंखें कोठरों से बाहर झांक रही थीं और होंठ फटे हुए थे, जिससे अंदर की काली सड़ी हुई त्वचा झलक रही थी। और सबसे भयानक बात, वो औरत मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिससे किसी की भी आत्मा कांप जाए। रघु को लगा कि उसका कलेजा मुंह को आ जाएगा। उसने झट से एक्सेलरेटर पर पूरा जोर दे दिया और ट्रक को उस औरत की तरफ भगा दिया। मर जा चुड़ैल, वो चिल्लाया। लेकिन जैसे ही ट्रक उसकी जगह से गुजरा, वो औरत गायब हो गई। रघु ने अपने रियर व्यू मिरर में देखा। औरत अब ट्रक के पीछे खड़ी थी। रघु का खून जैसे जम गया। उसने ट्रक और तेज भगाना चाहा, लेकिन तभी धड़ाम! ट्रक के ऊपर जोर से किसी ने हाथ मारा।
रघु ने महसूस किया कि अब कोई ट्रक की छत पर चढ़ चुका था। रघु के सिर से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर इतनी कस गई थीं कि नाखून लगभग अंदर ढसने लगे थे। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, लेकिन वो अब भी ट्रक भगाए जा रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई सड़क पर आगे बढ़ रही थीं, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हो। ट्रक के ऊपर कोई था। रघु को अपनी छत से आती धप-धप की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कोई चीज वहां चल रही थी, कभी धीरे कभी तेज। वो सांस रोके ट्रक चलाता रहा। अब उसे अपने पीछे देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी ट्रक का रेडियो अचानक चालू हो गया। एक अजीब टूटी फूटी सरसराहट गूंज उठी। रघु ने घबराकर रेडियो की ओर देखा। उसने तो इसे बंद कर दिया था, फिर ये अपने आप कैसे ऑन हो गया? सरसराहट धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगी। रघु, रुको मत, आगे बढ़ो। रघु का कलेजा मुंह को आ गया। रेडियो में किसी की आवाज थी, एक अस्पष्ट, डरावनी, गूंजती हुई आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मगर उसके शब्द इतने तीखे थे कि सीधे कानों में चुभ रहे थे। कौन है? रघु ने हकलाते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक रेडियो में एक भयानक हंसी गूंज उठी। हा 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 हा, बच नहीं पाओगे रघु। रघु के हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट ही गया। रेडियो की आवाज अब गहरी, गूंजती और रूह कंपा देने वाली हो गई थी। फिर आवाज बदल गई। अब रेडियो में एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। अंकल, बचाओ मुझे, ये लोग मुझे जला देंगे। रघु का बदन बर्फ हो गया। ये कैसा मजाक है? उसने गुस्से में कहा और झपट कर रेडियो बंद करने के लिए बटन दबाया। लेकिन रेडियो बंद नहीं हुआ, बल्कि आवाज और तेज हो गई। अब उसमें एक औरत की कराहती हुई आवाज आने लगी। रघु, तुम यहां नहीं बच सकते, यह सड़क तुम्हारी कब्र बन जाएगी। रघु ने हड़बड़ाकर वॉल्यूम कम करने की कोशिश की, लेकिन वो बटन जाम हो चुका था। आवाज बढ़ती ही जा रही थी। तभी ट्रक के ऊपर से खुरचने की आवाज आने लगी। चक चक चक, जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से छत को खुरच रहा हो। रघु अब डर से पागल हो चुका था। उसने पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक 120 की रफ्तार से दौड़ पड़ा, लेकिन रेडियो की आवाज कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अचानक रेडियो में मृतकों की सामूहिक चीखें गूंज उठीं। बचाओ, हमें यहां से निकालो। रघु, अब तुम्हारी बारी है। रघु चीख पड़ा और पूरी ताकत से रेडियो को झटका दिया। बस कर हरामखोर! उसने गुस्से और डर में चिल्लाकर डैशबोर्ड पर जोर से मुक्का मारा और रेडियो अचानक बंद हो गया। पूरी ट्रक में एकदम सन्नाटा छा गया। बस इंजन की आवाज और रघु की हांफती हुई सांसें गूंज रही थीं। उसने घबराकर शीशे में झांका, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। शायद वो बच गया था, लेकिन तभी रेडियो फिर से चालू हो गया और इस बार उसमें से सिर्फ 3 शब्द आए। पीछे मत देखो। रघु की सांस अटक गई। उसने झट से शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अचानक स्टीयरिंग पर जम गए। उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। कोई ट्रक के अंदर था। रघु का शरीर अब पूरी तरह बेजान सा महसूस हो रहा था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई थीं, जैसे किसी ने उनमें जान निकाल दी हो। उसका पूरा ध्यान उस अजीब रेडियो संदेश पर था, पीछे मत देखो। लेकिन इंसानी दिमाग अजीब होता है। जिसे मना किया जाए वही करने को मजबूर हो जाता है। रघु के हाथ पसीने से तर हो गए। उसे अपनी गर्दन पर ठंडी बर्फीली सांसों का एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसके ठीक पीछे बैठा हो, बस छूने भर की दूरी पर। उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और जैसे ही पीछे देखने के लिए शीशा घुमाया, धड़ाम! ट्रक अचानक झटके से हिल गया, जैसे किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया हो। रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत एक्सेलरेटर पर पूरा दबाव डाला, लेकिन ट्रक अब बहुत भारी महसूस हो रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। ट्रक की स्पीड, जो अभी तक 100 से ऊपर थी, अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। 180, 60। क्या बला है ये? रघु घबरा चुका था। ट्रक ऐसे धीमा हो रहा था जैसे पीछे से किसी ने इसे जकड़ लिया हो। फिर अचानक कड़ाक! डैशबोर्ड की सारी लाइट्स चमकने लगीं।
स्पीडोमीटर की सुई तेजी से 0 और 120 के बीच हिलने लगी। फ्यूल इंडिकेटर कभी फुल दिखा रहा था, कभी खाली। इंजन से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे किसी ने उसे जंजीरों से बांध दिया हो। और तभी उसने ट्रक के साइड मिरर में कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी आत्मा तक हिला दी। पीछे ट्रक की छत पर सैकड़ों अधजले काले सड़े हुए हाथ चिपके हुए थे। हजारों उंगलियां, कुछ कटी हुई, कुछ मुड़ी हुई और कुछ जिनके नाखून इतने लंबे थे कि वो ट्रक की बॉडी में घुसने लगे थे। ट्रक का वजन अब बढ़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज नहीं, बल्कि कई सारी चीजें पीछे ट्रक से लटक रही थीं और धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश कर रही थीं। रघु ने घबराकर शीशे से बाहर झांका। सड़क अब अजीब लगने लगी थी। पहले वो जहां राजमार्ग 66 पर था, वहां अब सिर्फ अंधेरा था, घना अंधेरा, इतना गहरा कि ट्रक की हेडलाइट्स भी उसमें समाने लगी थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी अनजानी दुनिया में फंस गया हो। भगवान, ये कहां आ गया मैं? रघु बुदबुदाया। वो अब तक एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत से दबाव डाल रहा था, लेकिन ट्रक की स्पीड 30 से नीचे आ चुकी थी। फिर अचानक खटाक, ट्रक बंद हो गया। पूरी सड़क एकदम शांत हो गई। अब सिर्फ सन्नाटा था। रघु बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके कानों में अपने ही दिल की धड़कनों की गूंज हो रही थी। फिर उस भयानक शांति में ट्रक के ऊपर से रेंगने की आवाज आई। सर्र सर्र। कोई छत पर चल रहा था, धीरे धीरे धीरे। अब वो ट्रक के सामने की तरफ आ रहा था। रघु का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसने अपना हाथ धीरे से दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ाया। वो सोच ही रहा था कि बाहर कूदकर भाग जाए, लेकिन तभी ट्रक के बोनट के ठीक ऊपर सफेद साड़ी पहने एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे की ओर लटक रहे थे। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके होठों से काले गाढ़े खून की धार टपक रही थी और वो रघु को सीधे घूर रही थी। रघु के हलक से चीख निकलने ही वाली थी कि धड़ाम। रघु के हलक से एक भयानक चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक धड़ाम, ट्रक इतनी जोर से झटका खा गया कि वह लगभग स्टीयरिंग से टकरा गया। उसका सिर घूमने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। ट्रक अब पूरी तरह बंद हो चुका था। न इंजन की आवाज आ रही थी, न कोई और हलचल, बस एक घना भयावह सन्नाटा था, इतना गहरा कि रघु को अपनी ही सांसों की आवाज भी किसी गूंज की तरह सुनाई देने लगी। लेकिन वह अकेला नहीं था। उसने हिम्मत करके शीशे से बाहर झांका और तभी उसकी रूह कांप गई। सड़क के दोनों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और उस कोहरे में कुछ हिलती हुई परछाइयां नजर आ रही थीं। परछाइयां जो इंसानों जैसी लग रही थीं। रघु की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा उसकी छाती से बाहर निकल आएगी। उसने अपनी आंखें मसलकर फिर से देखा, लेकिन दृश्य और भी भयानक हो गया था। अब वे परछाइयां धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थीं। उनकी चाल अजीब थी। कोई लंगड़ा कर चल रहा था, कोई जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था और किसी का सिर एक तरफ झुका हुआ था, जैसे उसकी गर्दन मुड़ चुकी हो। रघु ने हड़बड़ाकर ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने जोर लगाकर हॉर्न बजाने की कोशिश की, लेकिन हॉर्न ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब वह पूरी तरह फंस चुका था। फिर अचानक ढप ढप ढप, ट्रक के चारों तरफ किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी। कोई ट्रक के इर्द गिर्द घूम रहा था। रघु ने डर के मारे अपनी सांसें रोक लीं। तभी ट्रक के शीशे पर किसी की उंगलियों के निशान उभर आए। कंपकंपाती ठंडी उंगलियां धीरे धीरे शीशे पर कुछ लिखने लगीं। रघु की आंखें चौड़ी हो गईं। बचाओ। शीशे पर धुंधली उंगलियों से लिखा हुआ था, बचाओ। रघु को ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा फट जाएगा। वो कौन थे? ये परछाइयां कहां से आई थीं? तभी एक परछाई अचानक शीशे के और करीब आ गई। रघु ने ध्यान से देखा और उसकी रूह कांप गई। वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा गले तक फटा हुआ था। आंखों की जगह बस 2 काले गड्ढे थे और उसका शरीर जली हुई खाल से ढका हुआ था। और फिर उसकी फटी हुई सड़ी गली खोपड़ी ने अचानक हल्के से झुककर शीशे पर अपनी नाक टिका दी। रघु का पूरा शरीर सुन्न हो गया। फिर उस परछाई ने अपने बंद गड्ढे नुमा होंठ खोले और एक मरी हुई ठंडी सड़ी हुई फुसफुसाहट में कहा,
तू अब हमारी तरह बन जाएगा रघु। रघु के हलक से इस बार एक चीख निकल ही गई, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं चीखा। ट्रक के चारों तरफ से एक साथ कई भयानक चीखें गूंज उठी। वो परछाइयां अब और भी करीब आ रही थीं। रघु के कानों में अब सिर्फ भयानक चीखों की गूंज थी। परछाइयां ट्रक के चारों ओर घूम रही थीं। कुछ शीशों पर अपने काले सड़े हुए हाथ रगड़ रही थीं, तो कुछ ट्रक की बॉडी पर तेज नाखून खींच रही थीं। ट्रक के चारों तरफ मौत का नाच चल रहा था। रघु का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, यह सब असली है या मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूं। लेकिन यह सपना नहीं था। तभी खर्र 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 कोई ट्रक के दरवाजे को खरोंच रहा था। रघु ने हिम्मत करके शीशे से झांका और तभी धड़ाम, ट्रक की बॉडी में जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उस पर मुक्का मारा हो। रघु बुरी तरह हिल गया। उसने घबराकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन खटाक 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 इंजन ने जोर लगाया, लेकिन चालू नहीं हुआ। तभी चर्रर, पीछे से किसी चीज के फटने की आवाज आई। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झट से रियर व्यू मिरर में देखा और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। ट्रक का पिछला दरवाजा थोड़ा सा खुल चुका था, जैसे किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की हो या फिर अंदर आ चुका हो। रघु की आंखों में डर के मारे आंसू आ गए। उसने तुरंत मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां इतनी ज्यादा कांप रही थीं कि उसने मोबाइल गिरा दिया। तभी खर्र खर्र खर्र, अब ये आवाज ट्रक के अंदर से आ रही थी। रघु ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। ट्रक के अंदर अंधेरा था, लेकिन पीछे की सीट पर कुछ हलचल थी। रघु का पूरा शरीर सुन्न हो गया। फिर अचानक एक भयानक घिसटने की आवाज आई। कोई ट्रक के अंदर घुस आया था। कोई सांस ले रहा था, एक धीमी खरखराती हुई घुटी हुई सांस। रघु का शरीर पसीने से तर था। फिर एक ठंडा सड़ा हुआ हाथ उसकी गर्दन पर आ गया। रघु ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने शीशे में देखा, एक सड़ी गली बिना आंखों वाली लाश उसकी ठीक पीछे बैठी थी। उसका जबड़ा टूटा हुआ था और उसकी गर्दन से खून टपक रहा था। फिर उस लाश ने अपना मुंह खोला और धीरे धीरे फुसफुसाई, अब तू हमारा हिस्सा है रघु। रघु का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो चुका था। उसकी सांसें थम गई थीं और उसकी आंखों के सामने एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ट्रक के अंदर जो भयानक सड़ी गली लाश बैठी थी, उसके खुले जबड़े से काले गाढ़े खून की बूंदें टपक रही थीं। उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे और उसकी उंगलियां इतनी लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थीं कि उनके नाखून ट्रक की सीट को चीर रहे थे। रघु की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक का गियर बदला और एक्सेलरेटर दबा दिया। घर ट्रक जोर से झटका खाकर आगे बढ़ गया। रघु ने शीशे में पीछे देखा, लेकिन वह लाश अब वहां नहीं थी। क्या वो गायब हो गई? लेकिन नहीं। रघु के कानों में एक भारी डरावनी हंसी गूंजी। अब वह आवाज ट्रक के अंदर से नहीं, बल्कि ट्रक के ऊपर से आ रही थी। कोई ट्रक की छत पर चल रहा था। सर्र भारी कदमों की आवाज, जैसे कोई लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ ट्रक की छत पर घूम रहा हो। रघु ने बिना पीछे देखे ट्रक की स्पीड और तेज कर दी। अब स्पीडोमीटर 120 पार कर चुका था, लेकिन तभी आगे एक चौराहा दिखा। ये कोई आम चौराहा नहीं था। रघु को अचानक महसूस हुआ कि वह चौराहा कहीं से जाना पहचाना लग रहा था। मैं पहले भी इस रास्ते से गुजरा हूं, लेकिन यह कैसे हो सकता था? इस हाईवे पर तो उसने कभी कोई चौराहा नहीं देखा था। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट्स हल्की पड़ने लगीं। चारों तरफ घना कोहरा छाने लगा। रघु ने महसूस किया कि ट्रक की स्पीड खुद ब खुद कम होने लगी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। अब ट्रक उस अजीबोगरीब चौराहे के बीचों बीच खड़ा था। रघु ने बाहर झांक कर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। चारों दिशाओं में सिर्फ अधजले अधटूटे ट्रक और गाड़ियां खड़ी थीं। कुछ की खिड़कियों के अंदर कंकाल पड़े हुए थे। कुछ की सीट बेल्ट से सूखी लाशें झूल रही थीं।
ये जगह कोई आम चौराहा नहीं था, यह मौत का चौराहा था। रघु ने घबराकर ट्रक को रिवर्स में डालने की कोशिश की, लेकिन तभी चारों दिशाओं से भारी हॉर्न बजने लगे। चारों तरफ से कई ट्रकों के इंजन स्टार्ट हो गए, लेकिन ये ट्रक खुद नहीं चल रहे थे। इनमें कोई भी ड्राइवर नहीं था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे रघु के ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे। रघु ने घबराकर एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत डाल दी, लेकिन उसका ट्रक अब 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। तभी एक ट्रक ने जोर से हॉर्न बजाया और तेजी से रघु की तरफ बढ़ने लगा। रघु ने अपनी मौत को अपनी ओर आता देखा। रघु का शरीर ठंडा पड़ चुका था। ट्रक के चारों तरफ से बिना ड्राइवर वाले भूतिया ट्रक उसकी ओर बढ़ रहे थे और उसका अपना ट्रक जैसे किसी अजीब शक्ति के जाल में फंसकर वहीं रुक गया था। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी थक 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 ट्रक के सामने वाले शीशे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। रघु की सांसें रुक गईं। ये कौन हो सकता है? ट्रक के बाहर तो कोई नहीं दिख रहा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके धीरे धीरे ऊपर देखा, और जो उसने देखा उससे उसका कलेजा मुंह को आ गया। ट्रक के शीशे पर अजीब आकृतियां बनने लगी। वह कोई इंसानी आकृतियां नहीं थीं, बल्कि वो थे भूतों के साए। कुछ के चेहरे आधे जले हुए थे, कुछ के पास आंखें नहीं थीं, किसी का मुंह फटा हुआ था तो किसी की गर्दन मुड़ी हुई थी, और वे सब शीशे के अंदर से रघु को घूर रहे थे। रघु की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी शीशे पर उंगलियों के निशान बनने लगे। ठीक सामने कोई धीरे धीरे अपने लंबे नाखूनों से शीशे पर कुछ लिख रहा था। रघु ने कांपते हाथों से शीशे की ओर देखा। मत भाग, अब तू हमारा है। रघु की घिघी बंद गई। तभी पीछे वाले शीशे में भी हलचल हुई। उसने डरते डरते पीछे देखा और उसकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर निकलने लगी। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। नहीं, कोई नहीं, बहुत सारे थे। 1-2 नहीं, बल्कि कई साये। वे सब झुके हुए थे, जैसे उसे घूर रहे हों। उनके धुंधले सड़े गले चेहरे धीरे धीरे साफ होने लगे। रघु को ऐसा लगा जैसे सैकड़ों भूत उसे घेर कर बैठे हों। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके चेहरे पर एक भयानक मांस खींच देने वाली मुस्कान थी। तभी अचानक सामने के शीशे पर एक जोड़ी लाल आंखें चमक उठी। रघु ने आंखें फाड़कर देखा। वहां एक भयानक चेहरा उभर आया था। आधी जली हुई खाल, खुले हुए जबड़े से टपकता काला खून और लाल आंखें जो उसे सीधे देख रही थीं। वह चेहरा धीरे धीरे शीशे के अंदर से बाहर आने लगा। रघु के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, बचाओ! लेकिन उसकी चीखें सन्नाटे में खो गईं। अब ट्रक के शीशे पूरी तरह उन अजीब आकृतियों से भर चुके थे और हर आकृति की आंखों में बस एक ही चीज थी, मौत। रघु अब मौत के मुहाने पर खड़ा था। उसके ट्रक के शीशों पर जो भूतिया आकृतियां उभर आई थीं, वे अब धीरे धीरे और गहरे और डरावने होते जा रहे थे। उनके सड़े गले चेहरे, उनकी लाल चमकती आंखें और उनके खुले हुए जबड़े जिनसे काला गाढ़ा खून टपक रहा था, देखकर रघु की रूह तक कांप गई। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ! लेकिन हाईवे पर कोई नहीं था। सिर्फ वही था, उसका ट्रक था और वे मरे हुए लोग थे। फिर अचानक धड़ाम! ट्रक जोर से हिला, जैसे कोई जबरदस्ती उसे खींचकर किसी गहरे अंधेरे की ओर ले जा रहा हो। रघु ने घबराकर गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन गियर पूरी तरह लॉक हो चुका था। ट्रक अब उसके नियंत्रण में नहीं था। घ्रर इंजन जोर जोर से गरजने लगा और फिर ट्रक अपने आप चलने लगा। रघु ने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक खुद ब खुद हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। 80, 100, 120, 140 स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। रघु का शरीर कांपने लगा। ट्रक का कंट्रोल अब किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में था। तभी सामने से तेज रोशनी आती दिखी। एक और ट्रक रघु ने देखा। उस ट्रक का ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन फिर भी वो ट्रक सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। नहीं नहीं नहीं! रघु ने आंखें बंद कर ली। ट्रक अब अपने आखिरी सफर पर था।
3 साल पहले रघु को अचानक अतीत की एक झलक दिखी। वही हाईवे, वही सड़क, रात का अंधेरा और तेज बारिश। वह तेजी से अपना ट्रक दौड़ा रहा था, लेकिन एक आदमी सड़क पार कर रहा था। रघु ने ब्रेक नहीं लगाया। धड़ाम! उस आदमी की दर्दनाक चीख अब फिर से उसके कानों में गूंज उठी। वो आदमी मर गया था, रघु के ट्रक के नीचे कुचलकर। और अब रघु भी उसी मौत की तरफ बढ़ रहा था। वर्तमान में धड़ाम! एक जोरदार टक्कर हुई। ट्रक पलट चुका था। चारों तरफ कोहरा था, खामोशी थी। रघु का शरीर ट्रक के अंदर ही था, लेकिन अब उसमें सांस नहीं थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो राजमार्ग 66 की वह काली वीरान सड़क अब भी उतनी ही डरावनी लग रही थी, लेकिन अब वहां कुछ अलग था। कुछ ऐसा जिसे देखकर कोई भी सहम जाए। पुलिस की 2 गाड़ियां धीरे धीरे जल चुके ट्रक के पास रुकीं। चारों तरफ जलने की तेज गंध थी। सड़क पर कई फीट तक राख फैली हुई थी और ट्रक का ढांचा काले कोयले की तरह जलकर टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक को किसी अदृश्य आग ने पूरी तरह निगल लिया हो। इंस्पेक्टर चौहान ने ट्रक के जले हुए हिस्से को छूकर देखा। राख अब भी गर्म थी। ये ट्रक पूरी तरह जल गया, लेकिन इसके अंदर कोई लाश नहीं मिली। ड्राइवर कहां गया? पुलिस वालों ने ट्रक का मलबा खंगालना शुरू किया। सीट जल चुकी थी, डैशबोर्ड गल चुका था, लेकिन एक चीज सही सलामत बची थी, ड्राइवर का लाइसेंस, रघु का लाइसेंस। इंस्पेक्टर चौहान ने जब उसे उठाया तो उनके हाथ झुलसने लगे। लाइसेंस आधा जला हुआ था, लेकिन रघु का नाम साफ लिखा था। चौहान ने अपने बाकी अधिकारियों की ओर देखा। यह तो नामुमकिन है। ट्रक का पूरा ढांचा राख में तब्दील हो चुका था, लेकिन यह लाइसेंस बिल्कुल बीच में रखा हुआ मिला। लोग क्या कहते हैं? इस हादसे के बाद राजमार्ग 66 को शापित सड़क घोषित कर दिया गया। लोगों का कहना था कि उस रात के बाद से रघु भी उन भूतिया साए वाली आत्माओं में शामिल हो गया। अब वो खुद एक साया बन चुका था। कई ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि जब भी वो उस रास्ते से गुजरते, उनके ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो जाती और अचानक ट्रक के शीशों में कोई परछाई दिखती। एक लाल आंखों वाला आदमी। वो ट्रक चला रहा होता था, लेकिन वो कोई जिंदा इंसान नहीं था। कई ड्राइवरों ने बताया कि उनके ट्रकों में अपने आप रेडियो चालू हो जाता और उसमें सिर्फ एक ही आवाज आती, तू मेरी जगह लेगा? और फिर एक ठंडी हंसी गूंज उठती। कुछ का कहना था कि अगर कोई इस रास्ते पर रात के ठीक 2:45 पर रुके तो उसे एक ट्रक की परछाई दिखती है, लेकिन वो ट्रक असली नहीं होता, वो एक भूतिया ट्रक होता है। अब सवाल ये है, क्या तुम उस सड़क से गुजरने की हिम्मत करोगे? अगर कभी तुम्हें किसी ट्रक के शीशों में लाल आंखों वाला ड्राइवर दिखे तो भूलकर भी उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि जो उसकी आंखों में एक बार देख लेता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है, तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है ट्रक ड्राइवर और छलावा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोतीलाल है। मेरी उम्र 55 साल है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और पिछले 30 साल से ट्रक चलाने का काम कर रहा हूं। ट्रक चलाना मेरे लिए सिर्फ काम नहीं, बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। मैंने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देश के हर कोने में सफर किया है।
लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक घटना है। ये घटना सुनने के बाद शायद आप भी रात में पहाड़ी रास्तों पर सफर करने से डरने लगेंगे। ये घटना उस रात की है जब मैंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था और ऐसा छलावा देखा जिसे भुलाना मेरे लिए नामुमकिन है। उस रात ठंड अपने चरम पर थी। पहाड़ों की सर्द हवाएं हमारी ट्रक के शीशे को हिला रही थीं। मैं और मेरा खलासी मनोज, जो महज 30 साल का था, उत्तराखंड से असम के लिए एक लंबा सफर तय करने निकले थे। ट्रक में बड़ी मात्रा में सामान लदा हुआ था और हमें 3 दिनों के भीतर इसे असम पहुंचाना था। रात के करीब 11 बज चुके थे और हम एक सुनसान पहाड़ी हाईवे पर सफर कर रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे जिससे चांद की रोशनी भी हमारी मदद नहीं कर पा रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स बमुश्किल कुछ मीटर आगे का रास्ता दिखा रही थीं और चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मनोज, जो मेरे बगल की सीट पर बैठा था, नींद और ठंड के बीच झूल रहा था। वो कभी खिड़की से बाहर झांकता तो कभी खुद को गर्म रखने के लिए शॉल में लिपटने की कोशिश करता। भैया, ये रास्ता तो बहुत वीरान लग रहा है, यहां कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही, उसने मुझसे कहा। मैं भी अंदर से थोड़ा बेचैन था क्योंकि ऐसे रास्तों पर कई बार अजीब घटनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर और चलने के बाद अचानक हमारी हेडलाइट की रोशनी में एक धुंधली आकृति नजर आई। वो एक औरत थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और वो बिल्कुल चुपचाप सड़क के किनारे खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हमारी गाड़ी का इंतजार हो। मनोज ने मेरी ओर घबराकर देखा और कहा, भैया, इसे रुककर रास्ता पूछ लेते हैं, शायद ये किसी गांव की होगी और हमें सही रास्ता बता सकेगी। मैंने ट्रक की स्पीड कम की और उसे ध्यान से देखने की कोशिश की। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। सड़क पर कोई हलचल नहीं थी और उसकी मौजूदगी ने हमारे दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। जैसे ही मैंने ट्रक को थोड़ा और आगे बढ़ाया और ब्रेक लगाने की कोशिश की, वो औरत अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उसने हवा में घुलकर अपना अस्तित्व खो दिया हो। मनोज ने घबराकर कहा, भैया, ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो यहीं खड़ी थी। मैं भी हक्का बक्का रह गया। मैंने ट्रक रोक दिया और दोनों तरफ नजर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई औरत, ना उसकी परछाई और ना ही उसके होने का कोई निशान। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मनोज के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और मेरी हालत भी कुछ अलग नहीं थी। शायद अंधेरे में हमारी आंखों का धोखा हुआ होगा। मैंने खुद को और उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन मनोज ने कहा, भैया, ये आम बात नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने उसे चुप रहने को कहा और ट्रक को दोबारा स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वो सफेद साड़ी वाली औरत कौन थी और वो अचानक गायब कैसे हो गई? ये सवाल मेरे दिमाग में घर कर गए थे। मनोज ने भी खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया और भगवान का नाम जपने लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मुझे लगने लगा कि ये रात सामान्य नहीं थी। एक ऐसा एहसास जैसे कोई हमें देख रहा हो, जैसे कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मैंने अपने डर को झटकने की कोशिश की, लेकिन वो सफेद साड़ी वाली औरत की आकृति मेरी आंखों के सामने बार बार उभर रही थी। उस सन्नाटे में, पहाड़ों के बीच, हम दोनों को एहसास हो गया था कि ये सफर हमारे लिए सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि शायद मौत के करीब जाने का भी हो सकता था। वो सफेद साड़ी वाली औरत के गायब होने के बाद हमारा सफर और भी ज्यादा डरावना हो गया था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वो हमारी आंखों का धोखा था, लेकिन मनोज का चेहरा उस डर को छुपा नहीं पा रहा था। भैया, मैंने सुना है कि पहाड़ी इलाकों में चुड़ैलें बहुत रहती हैं। कहते हैं जो सफेद साड़ी में दिखती है वो इंसान नहीं होती। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन मेरे अंदर भी एक अनजाना खौफ दस्तक देने लगा था। रास्ता अब और सुनसान और रहस्यमय हो गया था।
आसमान में बादल घने हो चुके थे और ठंडी हवाओं का शोर इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में छुपकर हमसे बात कर रहा हो। ट्रक की हेडलाइट्स सामने के रास्ते को उजागर कर रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी भी डर के आगे कमजोर पड़ रही हो। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ अनकहा सुनाई दे रहा था, जैसे किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट। कुछ देर बाद ट्रक की रोशनी में हमें सड़क पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पर किसी ने कोई बड़ा काला कपड़ा फेंक रखा हो। मैंने ट्रक की स्पीड कम की और ध्यान से देखा। वो काले कपड़े की तरह दिखने वाली चीज अचानक हिलने लगी। भैया, ये क्या है? मनोज ने घबरा कर कहा। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, वो चीज धीरे धीरे सड़क के किनारे सरकने लगी और फिर गायब हो गई। हमने रुककर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि डर पहले से ही हमारे दिलों में अपनी जगह बना चुका था। मैंने मनोज से कहा, शायद ये कोई जानवर होगा, इस रास्ते पर ऐसी चीजें आम हैं। लेकिन मेरी आवाज खुद मुझे आश्वस्त नहीं कर पा रही थी। मनोज ने धीरे से कहा, भैया, ये जानवर नहीं था, कुछ तो गड़बड़ है, हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए। हमने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए अजीब अजीब चीजें होने लगी। अचानक ट्रक के शीशे पर कुछ गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से पत्थर मारा हो। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतर कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ट्रक पूरी तरह से खाली सड़क पर खड़ा था और आसपास कोई इंसान या जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। भैया, हमें रुकना नहीं चाहिए, मनोज ने खिड़की से चिल्लाते हुए कहा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और दोबारा सफर शुरू किया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कोई हमारे साथ है। ट्रक के पिछले हिस्से से कभी कभी हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई हमारे सामान के बीच चल रहा हो। मैंने मनोज से पूछा, तुमने कुछ सुना? उसने कहा, भैया, मैं सुनना नहीं चाहता, मुझे बस इस रास्ते से निकलने की जल्दी है। कुछ ही देर बाद हमारी नजर फिर उसी सफेद साड़ी वाली औरत पर पड़ी। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी तरफ हमारा ट्रक तेजी से बढ़ रहा था। मैंने ब्रेक लगाई, लेकिन ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मनोज चिल्लाया, भैया संभालो। मैं पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ट्रक सीधे उस औरत के अंदर से गुजर गया। जैसे ही ट्रक उसके पार हुआ, मुझे पीछे से ठहाके की एक भयानक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे डर का मजाक उड़ाया हो। मैंने शीशे में पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मनोज रोने जैसा हो गया था। भैया, ये चुड़ैल है, हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, ये हमें मार डालेगी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हम किसी आम घटना का हिस्सा नहीं थे। ये रास्ता हमें कहीं और ले जा रहा था। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये छलावे की शुरुआत थी। हम उस रहस्यमय सफेद साड़ी वाली औरत के डरावने अनुभव के बाद और ज्यादा सतर्क हो गए थे। ट्रक अब खाली सड़क पर तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन अंधेरे और सन्नाटे के बीच हर छोटी से छोटी आवाज भी दिल को चीरने वाली लग रही थी। चारों तरफ घने पेड़ों की कतारें थीं, जिनके पत्ते ठंडी हवाओं में खड़खड़ा रहे थे। उस सड़क पर ना तो कोई गाड़ी थी, ना कोई इंसान। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका वीरान हो गया हो। मनोज की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो बार बार खिड़की से बाहर झांकता और कुछ बड़बड़ाता, जैसे वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, कुछ दिखा क्या? उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ चल रहा है। उसकी ये बात सुनकर मेरी भी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हमारी ट्रक की रफ्तार बढ़ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी स्थिर जगह पर फंसे हुए हों। सड़क का वही हिस्सा बार बार हमारी हेडलाइट में आता दिख रहा था। अचानक हमने सड़क के किनारे से किसी के चलने की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई नंगे पांव पत्थरों पर चल रहा हो। मैंने शीशे से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये आवाज कहां से आ रही है? मैंने मनोज से पूछा। वो चुपचाप खिड़की के दूसरी तरफ देखने लगा, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। थोड़ी देर बाद आवाजें और तेज हो गईं। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। अचानक
हमारे ट्रक के पिछले हिस्से से धक्के जैसी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई जोर से ट्रक के दरवाजे को पीट रहा हो। मनोज घबरा गया और चिल्लाते हुए बोला, भैया कोई ट्रक के पीछे है, जल्दी देखो। मैंने ट्रक रोकने की हिम्मत नहीं की। हमने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ट्रक के अंदर कोई और भी है। ट्रक के केबिन में हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी ने धीरे से हमारी बातों को सुनते हुए फुसफुसाना शुरू कर दिया हो। मैंने मनोज की तरफ देखा, उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए थे। अचानक ट्रक के अंदर एक तेज चीख सुनाई दी। मनोज ने झट से अपने कान ढक लिए और चिल्लाया, भैया ये क्या हो रहा है? हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। उसकी चीख मेरे भी होश उड़ा रही थी। मैंने ट्रक के रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी ने माइक के पास खड़े होकर जोर जोर से सांस ली हो। मैंने खुद को संभालते हुए ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। अब मैं सिर्फ इस वीरान सड़क से निकलना चाहता था, लेकिन आवाजें और भी डरावनी होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे बहुत पास आकर हंस रहा हो, और वो हंसी हमारे दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। मनोज ने कांपते हुए खिड़की से बाहर देखा और एक झटके में पीछे हट गया। भैया वो औरत फिर से दिखी, वो हमारी ट्रक के बराबर चल रही है। मैंने उसकी तरफ देखा और तेजी से ट्रक चलाते हुए सिर्फ यही सोचा कि इस सड़क पर हमसे क्या गलती हो गई है। आवाजें अब बंद नहीं हो रही थीं, वो लगातार हमारे कानों में गूंज रही थीं, जैसे हमें डराने का खेल चल रहा हो। यह सिर्फ खाली सड़क नहीं थी, ये सड़क हमें अपनी गिरफ्त में ले रही थी। वो आवाजें हमारी कमजोरी को भांप चुकी थीं और अब हमें तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। हम नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, अचानक अंदर से एक अजीब सी गंध आने लगी। यह गंध किसी सड़े हुए मांस जैसी थी, जिसने हमें पूरी तरह से विचलित कर दिया। मैं और मनोज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मनोज ने नाक बंद करते हुए कहा, भैया ये गंध कहां से आ रही है? ट्रक में तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने ट्रक का इंजन चेक किया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। हमने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगे। तभी ट्रक के रेडियो ने अचानक काम करना शुरू कर दिया। यह और भी अजीब था, क्योंकि रेडियो को मैंने खुद खराब देखा था। पहले तो उसमें से केवल फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। लेकिन धीरे धीरे फुसफुसाहट तेज होती गई और अचानक उसमें से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी मासूम बच्चे ने अपने खिलौने के साथ खेलते हुए अचानक शैतानी रूप ले लिया हो। उसकी हंसी में एक अजीब सी खौफनाक गूंज थी, जिसने मेरी रूह को झकझोर कर रख दिया। मनोज ने डरते हुए रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। उसकी आवाज और तेज होती जा रही थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के हर कोने से वही हंसी गूंज रही हो। मनोज के माथे पर पसीना छलकने लगा। उसने घबराते हुए कहा, भैया ये रेडियो अचानक कैसे काम करने लगा? और ये आवाज ये इंसानी नहीं लग रही। मैं खुद इतना डरा हुआ था कि उसे जवाब देने के बजाय बस ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करने लगा। लेकिन रेडियो की आवाज अब बदल चुकी थी। उसमें अब एक गहरी गंभीर सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे नाम लेकर हमें पुकार रहा हो। मोती, मोती। वो आवाज मेरे नाम को बार बार दोहरा रही थी। ये सुनकर मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गईं। मैंने मनोज की तरफ देखा, लेकिन वो पहले से ही सिहरते हुए खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुद को संभालूं या उसे। अचानक ट्रक की छत से जोरदार धम्मक की आवाज आई, जैसे किसी ने ऊपर छलांग लगाई हो। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और हम दोनों के सिर झटके से स्टीयरिंग और डैशबोर्ड से टकरा गए। मनोज ने चिल्लाते हुए कहा, भैया कोई ऊपर है, ट्रक के ऊपर कोई चल रहा है। उसकी ये बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने हिम्मत करके शीशे से ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा।
तभी ट्रक के पिछले हिस्से से अजीब खड़खड़ाहट की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर कुछ बहुत भारी चीज खिसक रही हो। मैंने ट्रक की लाइट्स को पीछे की ओर घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी ट्रक के अंदर की लाइट अचानक जल उठी और हमें पीछे की सीट पर एक साया सा दिखा। वो साया सफेद साड़ी में लिपटा हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थीं। मनोज ने चिल्लाते हुए कहा, भैया, वो औरत, वो फिर आ गई, ये हमें नहीं छोड़ेगी। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। हमने किसी तरह खुद को संभालते हुए ट्रक को चलाने की कोशिश की, लेकिन वो साया अब ट्रक के अंदर हिलने लगा था। रेडियो की आवाजें फिर से तेज हो गईं और इस बार उसमें कई आवाजें एक साथ सुनाई दे रही थीं, हंसी, रोना और किसी के चिल्लाने की गूंज। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक अब किसी भूतिया दुनिया का हिस्सा बन गया हो। मनोज ने कांपते हुए कहा, भैया, इस ट्रक को रोक दो, ये हमें मार देगी। लेकिन मैं जानता था कि ट्रक रोकने का मतलब था सीधे मौत को गले लगाना। मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत की और ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन दिल में डर बैठ चुका था। क्या हम इस साया से बच पाएंगे या ये हमारी आखिरी यात्रा साबित होगी? हमने सोचा कि ट्रक को थोड़ी देर के लिए रोक दें और खुद को शांत करें। अंदर जो कुछ हो रहा था उसने हमारी मानसिक स्थिति को झकझोर कर रख दिया था। जैसे ही हम ट्रक से बाहर उतरे, हमारे चारों तरफ घना जंगल और घुप अंधेरा छाया हुआ था। पहाड़ी इलाकों का सन्नाटा ऐसा था कि हमारे खुद के सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और केवल ट्रक की हेडलाइट से ही रास्ता दिखाई दे रहा था। मनोज ने मेरे पास आकर कहा, भैया, ये जगह सही नहीं लग रही। चारों तरफ ये अजीब सा सन्नाटा और ये जंगल, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसकी बात को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में भी अजीब सा डर समा चुका था। अचानक अंधेरे के बीच हमारी नजर सामने पड़ी। घने पेड़ों के बीच थोड़ी दूरी पर वही औरत खड़ी थी। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी आकृति इतनी डरावनी लग रही थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इस बार वो और भी अजीब लग रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, जैसे हवा चल रही हो, लेकिन वहां का वातावरण पूरी तरह स्थिर था। मनोज ने कांपती आवाज में कहा, भैया, ये वही औरत है जो पहले रास्ते में दिखी थी। अब ये यहां कैसे आ गई? मैं खुद इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। मेरे पैर जम गए थे और मैं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो औरत इस बार हमारी तरफ इशारा कर रही थी। उसकी उंगली सीधी हमारी ओर थी और उसकी भयंकर आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें अपनी ओर बुला रही हो। मनोज ने मेरी बाजू पकड़ते हुए कहा, भैया, ये हमें बुला रही है, लेकिन इसके पास जाने का मतलब है सीधे मौत को बुलाना। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सच तो यह था कि मैं खुद डर के मारे जड़ हो गया था। औरत के होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कह रही हो, हालांकि उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक उसके चारों तरफ सफेद धुंध फैलने लगी। ये धुंध इतनी घनी थी कि वो कुछ ही पल में उसमें गायब हो गई। मनोज ने डरते हुए कहा, भैया, यहां से चलो, ये जंगल में हमारी जान ले लेगी। मैंने उसकी बात मानने का निश्चय किया और ट्रक की ओर वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही हमने ट्रक की तरफ कदम बढ़ाए, हमें अपने पीछे सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज सुनाई दी। हम दोनों ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उस चरमराहट की आवाज अब तेज होती जा रही थी, जैसे कोई हमारे पीछे दौड़ रहा हो। मनोज ने चिल्लाते हुए कहा, भैया, जल्दी चलो, वो हमारे पीछे आ रही है। मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और हम दोनों ट्रक की ओर भागने लगे। जंगल के उस घने अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ हमें घूर रहा हो। चारों तरफ से आती आवाजें और सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट ने हमारी हालत और खराब कर दी। जैसे तैसे हम ट्रक तक पहुंचे, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या हम इस जंगल से बच पाएंगे या ये औरत हमें अपने जाल में फंसाने के लिए यहां लाई है? हमने किसी तरह हिम्मत जुटाई और जल्दी से ट्रक में वापस बैठने की कोशिश की। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा जैसे वो मेरे कानों के पास धड़क रही हों।
मनोज का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, अचानक हमारे सामने वो औरत प्रकट हो गई। उसकी आकृति पहले से कहीं ज्यादा डरावनी और भयानक थी। उसकी सफेद साड़ी अब खून के धब्बों से भरी हुई थी और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए किसी जिंदा सांप की तरह लग रहे थे। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी भयानक मुस्कान हमारे दिलों में डर की तलवार चला रही थी। उसके नाखून बेहद लंबे और धारदार हो चुके थे, जैसे किसी शिकारी के पंजे। मनोज ने हकलाते हुए कहा, भैया, ये तो चुड़ैल है, ये हमें मार देगी। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी हालत देखकर मेरा खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मैंने जल्दी से ट्रक का इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। जैसे ही मैंने फिर से चाबी घुमाई, वो चुड़ैल ट्रक के बोनट पर चढ़ गई। उसने अपनी भयानक आंखों से हमें घूरा और फिर धीरे धीरे ट्रक के शीशे की ओर झुकने लगी। उसकी आंखें इतनी करीब थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो शीशे को तोड़कर अंदर आ जाएगी। मनोज ने डर के मारे भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन उसके शब्द भी लड़खड़ा रहे थे। तभी उसने अपने लंबे नाखूनों से ट्रक के शीशे पर गहरी खरोंचें डालनी शुरू कर दी। खरोंचों की आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में सीसा भर गया। वो आवाज सीधे हमारे दिलों तक पहुंच रही थी। उसके नाखून शीशे पर इतनी ताकत से लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे शीशा कभी भी टूट जाएगा। मैंने मनोज को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वो बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे लगा कि वो किसी भी पल होश खो देगा। चुड़ैल ने खरोंच लगाते हुए अचानक अपनी भयानक हंसी छोड़ दी। उसकी हंसी इतनी डरावनी और गूंजती हुई थी कि मुझे लगा जैसे पूरा जंगल उसकी आवाज में डूब गया हो। वो लगातार हमें देख रही थी और उसकी मुस्कान हर पल और बड़ी और डरावनी होती जा रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने साथ देने से इनकार कर दिया। तभी उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और उसे शीशे पर फिराने लगी। उसकी जीभ से शीशे पर अजीब सी चिकनी लकीरें बन रही थीं और यह दृश्य इतना भयानक था कि मनोज चिल्लाते हुए मेरे पास आ गया, भैया, ये अंदर आ जाएगी, भगवान के लिए इसे भगाओ। उसकी चीखें मेरे डर को और बढ़ा रही थीं। मुझे नहीं पता था कि अब क्या करना है। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों अब उस चुड़ैल के चंगुल में फंस चुके हैं। उसकी हरकतें और बढ़ती जा रही थीं। उसने अचानक अपने दोनों हाथों से ट्रक के शीशे को पकड़ लिया और जोर जोर से झकझोरने लगी। ट्रक हिलने लगा और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मनोज ने जल्दी से भगवान का नाम लेते हुए अपनी जेब से एक छोटा सा तावीज निकाला और उसे हवा में लहराते हुए कहा, भगवान, हमें बचा लो। लेकिन वो तावीज उस पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा था। वो और जोर जोर से शीशे को खरोंचने लगी और उसकी हंसी गूंजती रही। उस पल मुझे लगा कि शायद आज हम इस जंगल से जिंदा नहीं बच पाएंगे। जैसे ही मैंने ट्रक का इंजन किसी तरह स्टार्ट किया, मैंने गियर डाला और पेडल पर जोर से पैर रखा। ट्रक ने जोर की आवाज के साथ झटके में गति पकड़ी। मनोज ने घबराते हुए मुझसे कहा, भैया, इसे जितना तेज हो सके भगाओ, ये औरत हमारे पीछे पड़ी है। मैंने मनोज की बात पर ध्यान देते हुए ट्रक को पूरी ताकत से भगाना शुरू कर दिया, मगर जो होने वाला था उसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जैसे ही हमने ट्रक को सड़क पर दौड़ाना शुरू किया, वो औरत अचानक से ट्रक के बोनट पर आकर बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब सीधे मुझे घूर रही थीं। वो अपनी लंबी और पतली उंगलियों से ट्रक के शीशे को थपथपाने लगी। उसकी हर थपकी हमारे दिलों की धड़कनों को और तेज कर रही थी। उसकी हरकतें इतनी डरावनी थीं कि मेरी आंखें बार बार सड़क और उस औरत के बीच भटक रही थीं। मनोज ने अपनी सीट पर सिकुड़ते हुए कहा, भैया, ये चुड़ैल हमें मारने पर तुली है। ये किसी भी पल अंदर आ सकती है। मैं उसकी ओर देख नहीं सका क्योंकि मेरे पास सड़क से नजर हटाने का मतलब था दुर्घटना, मगर मेरी नजर के कोने से मैंने देखा कि वो औरत बोनट से गायब हो गई। भगवान का शुक्र है। मैंने मनोज की ओर देखा और कहा, शायद वो चली गई। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो औरत ट्रक के अंदर प्रकट हो गई। वो सीधे मनोज के पास की सीट पर बैठी थी
और उसकी भयानक मुस्कान ने हमारे होश उड़ा दिए। मनोज ने चीखते हुए अपनी सीट से कूदने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस गया था। वो औरत उसे घूरते हुए सिर्फ हंसे जा रही थी और उसकी हंसी ट्रक की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मैंने अपने होश को संभालने की कोशिश की और ब्रेक लगाकर ट्रक को रोक दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका वो औरत फिर गायब हो गई। मैंने मनोज को हिलाते हुए कहा, मनोज, होश में आ। वो चली गई। मनोज ने कांपते हुए मेरी ओर देखा और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द अटक गए। हमने सोचा कि अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन ये हमारा भ्रम था। जैसे ही मैंने ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया और कुछ दूर चला, वो औरत अब ट्रक के पीछे बैठी हुई दिखाई दी। वो हाथ हिलाकर हमें बुला रही थी, जैसे कोई मुसाफिर लिफ्ट मांग रहा हो। मैंने अपने रियर व्यू मिरर से उसकी भयानक मुस्कान देखी। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और उसके बाल हवा में उफन रहे थे। मनोज ने मुझसे कहा, भैया, इसे इग्नोर करो, इसे मत देखो, ये छलावा कर रही है। मैंने उसकी बात मानने की कोशिश की और ध्यान सड़क पर रखने का प्रयास किया, मगर मेरी आंखें बार बार मिरर की तरफ खींच जाती थीं। फिर अचानक वो औरत ट्रक के पिछले हिस्से से गायब हो गई। हमने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि एक भयानक आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक की छत पर जोर जोर से कूद रहा हो। मैंने ट्रक को रोकने का फैसला किया, लेकिन मनोज ने कहा, भैया मत रोको, ये हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं उसकी बात मानकर ट्रक को तेज भगाने लगा। जैसे जैसे ट्रक की रफ्तार बढ़ती गई, वैसे वैसे वो औरत बार बार हमारी ट्रक के अंदर और बाहर नजर आने लगी। कभी वो बोनट पर बैठकर अपने बाल संवारती, तो कभी खिड़की के बाहर झूलती हुई दिखाई देती। उसकी हर हरकत ने हमारे डर को और बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे साथ कोई डरावना खेल खेल रही हो। हम दोनों बुरी तरह से घबराए हुए थे। मैंने मनोज से कहा, मनोज, कुछ तो करना होगा, वरना ये हमें मार डालेगी। लेकिन मनोज खुद इतना डर चुका था कि उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। वो सिर्फ अपनी सीट पर बैठा कांप रहा था और उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थीं। ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया था कि हम एक ऐसे छलावे में फंस चुके हैं जिसका कोई अंत नहीं था। वो औरत अब हमारी हर तरफ से घेरे हुए थी। उसका हर इरादा हमें डराने और तोड़ने का था। उसके अजीब इशारे और बार बार प्रकट होने ने हमारी मानसिक स्थिति को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हम कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे ही ट्रक रुकने लगा, मनोज की हालत और भी बिगड़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो लगातार अपना गला पकड़कर हाँफ रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से दबा रहा हो। उसने मुझसे घबराते हुए कहा, भैया, ये चुड़ैल, ये मेरे अंदर आ गई है, मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। उसकी आवाज इतनी कमजोर और डरी हुई थी कि सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, मनोज, होश में आ, ये तेरा भ्रम है, खुद को काबू में रख। लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था और उसकी आंखों में अजीब सी दहशत झलक रही थी। वो जैसे खुद से ही लड़ रहा था। तभी ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। सड़क के बीचों बीच हमारा ट्रक पूरी तरह से ठहर गया और उसके साथ ही चारों तरफ घना सन्नाटा छा गया। ट्रक की हेडलाइट्स भी अचानक बंद हो गईं और अंधेरा इतना गहरा हो गया कि हमारी आंखों के सामने बस काला साया ही दिख रहा था। उस सन्नाटे में सिर्फ मनोज की हाँफने की आवाज और मेरी तेज धड़कनें गूंज रही थीं। मैंने कोशिश की कि ट्रक को दोबारा स्टार्ट करूं, लेकिन चाबी घुमाते ही इंजन से एक डरावनी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। हर बार जब मैं चाबी घुमाता, ट्रक के अंदर की लाइट्स एक पल के लिए जलती और फिर तुरंत बुझ जाती। ऐसा लग रहा था मानो कोई ताकतवर चीज हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। इसी बीच मनोज ने अचानक अपनी सीट पर बैठकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपने गले को दोनों हाथों से जकड़ते हुए बुदबुदा रहा था, भैया, वो चुड़ैल मेरे पास है, वो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी सांसें खींच रहा हो।
उसकी आवाज इतनी दर्द भरी और डरी हुई थी कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, मनोज, अपना ध्यान मत खो। ये चुड़ैल बस हमें डराने की कोशिश कर रही है। तू भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मनोज ने मेरी ओर देखते हुए कहा, भैया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। ये मेरे गले पर बैठ गई है। उसकी आवाज कमजोर और टूटी हुई लग रही थी, जैसे उसने हार मान ली हो। तभी ट्रक के शीशे पर अचानक से कुछ खरोंचने की आवाज आई। मैंने शीशे की तरफ देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें अब खून की तरह लाल हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो अपने लंबे लंबे नाखूनों से शीशे पर खरोंच डाल रही थी और उसकी खरोंचों की आवाज ने हमारे डर को और गहरा कर दिया। मनोज ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपनी सीट पर सिकुड़कर बैठने की कोशिश की। वो बार बार कह रहा था, भैया, ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे बचा लो। उसकी हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसे बार बार शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मैंने ट्रक के अंदर पड़े एक लोहे के रॉड को उठाया और बाहर जाने का साहस जुटाया। मैंने सोचा, अगर मैं इस चुड़ैल का सामना करूंगा तो शायद ये हमें छोड़ दे। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो औरत अचानक गायब हो गई। अब मेरी समझ में आ गया था कि ये कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि एक खतरनाक छलावा था। मनोज अब पूरी तरह टूट चुका था। वो अपनी सीट पर बैठकर बुदबुदा रहा था, भैया, मुझे छोड़ दो, ये चुड़ैल मुझे खींच रही है, मैं इसे नहीं सह पाऊंगा। उसकी बातों ने मेरे अंदर का डर और भी बढ़ा दिया। मैंने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इंजन जैसे ठप हो चुका था। हमें अब एहसास हो गया था कि हम इस चुड़ैल के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उस डरावनी रात का खौफ अपने चरम पर था। मनोज के चिल्लाने और मेरे ट्रक को स्टार्ट करने की असफल कोशिशों के बीच अचानक ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा का झोंका हमारे ट्रक के अंदर घुस आया हो। मैंने महसूस किया कि ट्रक का तापमान अचानक गिरने लगा और मेरी सांसें जैसे रुक सी गईं। मनोज अभी भी अपनी सीट पर सहमा हुआ बैठा था। उसकी आंखें चौड़ी और डर से भरी हुई थीं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो चुड़ैल जिसने अब तक हमें बाहर से परेशान किया था, अचानक ट्रक के अंदर प्रकट हो गई। उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि मेरा शरीर पत्थर जैसा जड़ हो गया। सफेद साड़ी में लिपटी उसके लंबे बिखरे बाल और चमकती हुई लाल आंखें किसी जीवित बुराई का प्रतीक लग रही थीं। उसने मनोज की तरफ अपने लंबे लंबे नाखूनों से इशारा किया और एक कर्कश आवाज में हंसने लगी। वो हंसी इतनी खौफनाक थी कि ऐसा लगा मानो चारों ओर गूंज रही हो। मनोज ने चीखते हुए कहा, भैया, ये मुझे लेने आई है, मुझे बचा लो। लेकिन उसके चीखने का कोई असर उस पर नहीं हुआ। वो औरत धीरे धीरे मनोज की ओर बढ़ी और उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो हवा में तैर रही हो। मैंने अपनी पूरी ताकत से ट्रक का हॉर्न बजाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथों में इतनी कमजोरी आ चुकी थी कि मैं ठीक से कुछ कर नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने मनोज को उसकी सीट से पकड़ लिया। उसके लंबे ठंडे हाथों ने मनोज की कलाई को जकड़ लिया और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मनोज दर्द से कराह उठा। उसने मनोज को खींचते हुए ट्रक के बाहर निकालने की कोशिश की। मैंने देखा कि मनोज अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुड़ैल उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले आई। उसकी हरकतें इतनी तेज और हिंसक थीं कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक के हॉर्न पर अपना हाथ जमा दिया। हॉर्न की तीखी आवाज से वो चुड़ैल एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में गुस्से की एक भयानक चमक आई और उसने अपनी खौफनाक हंसी रोक दी। ऐसा लगा जैसे वो इस आवाज से चिढ़ गई हो। हॉर्न की लगातार आवाज के साथ ही वो अचानक गायब हो गई, मानो हवा में घुल गई हो। लेकिन उसके जाने के बाद भी डर खत्म नहीं हुआ। मनोज ट्रक के फर्श पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश था। उसके शरीर पर चुड़ैल के लंबे नाखूनों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने ट्रक के अंदर से एक बोतल में पानी लिया और मनोज के चेहरे पर छींटे मारे।
वो धीरे धीरे होश में आने लगा, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखों में डर अभी भी साफ झलक रहा था और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। वो वापस आएगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने तुरंत ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने थोड़ी देर में ही काम करना शुरू कर दिया। मैंने ट्रक को पूरे स्पीड से चलाना शुरू किया, लेकिन मनोज अभी भी अचेत अवस्था में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। वो चुड़ैल शायद अभी भी हमारे पीछे थी और हमें इस मौत के जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उस रात हमने मौत को बहुत करीब से महसूस किया। ऐसा लगा मानो उस चुड़ैल ने हमें जीते जी मरने जैसा अनुभव करा दिया था। जब मैंने अगली सुबह अपनी आंखें खोली तो सूरज की हल्की किरणें हमारी ट्रक की खिड़की से अंदर आ रही थीं। मैंने सिर उठाकर चारों तरफ देखा और पहली बात जो मुझे महसूस हुई वो थी एक भारीपन, जैसे किसी ने पूरी रात मेरी छाती पर बोझ रखा हो। हमारा ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था, लेकिन कैसे? मुझे याद नहीं था कि मैंने इसे यहां पार्क किया था। मनोज, जो हमेशा सुबह सबसे पहले उठता था, इस बार अपनी सीट पर बेसुध पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा शून्य था। मैंने उसे झकझोरते हुए कहा, मनोज उठ, सुबह हो गई है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके शरीर से डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में गहरे खौफ के निशान थे। आखिरकार उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और हकलाते हुए कहा, भैया, वो आएगी। उसने कहा था कि वो हमें नहीं छोड़ेगी। उसकी आवाज इतनी कमजोर और डर से भरी हुई थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बार बार अपना सिर पकड़कर बुदबुदा रहा था। वो हंस रही थी। उसने कहा था कि मैं कभी नहीं बच पाऊंगा। भैया, ये सब खत्म नहीं होगा। उसकी बातों से मुझे एहसास हो गया कि रात की घटनाएं मनोज के दिमाग पर गहरा असर छोड़ चुकी थीं। वो बार बार अपने गले पर हाथ फेर रहा था, जैसे महसूस कर रहा हो कि कोई उसकी गर्दन दबा रहा हो। मैंने ट्रक से उतरकर आसपास का जायजा लिया। हम एक वीरान सड़क के किनारे खड़े थे। चारों तरफ पेड़ और जंगल का सन्नाटा था। सड़क पर कोई और वाहन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हम कहीं दूर, इस दुनिया से अलग एक डरावनी जगह पर फंसे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रक पर किसी तरह की खरोंच या रात की घटनाओं का कोई सबूत नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो जो कुछ भी हुआ वो बस एक डरावना सपना हो। लेकिन मनोज की हालत और हमारे अनुभव ने मुझे यकीन दिला दिया कि ये सब सच था। मनोज ने मुझसे कहा, भैया, मैं अब ये काम नहीं कर सकता। मैं इस ट्रक में दोबारा नहीं बैठूंगा। वो चुड़ैल मेरे साथ है, वो मुझे मार डालेगी। उसकी बातों ने मेरे दिल में और डर पैदा कर दिया। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो हर चीज से डरने लगा। सड़क, पेड़, यहां तक कि ट्रक की आवाज से भी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि मैंने उसे ट्रक में बैठाकर वापस किसी नजदीकी गांव ले जाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद मनोज ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा, भैया, मैं अब कभी ट्रक के पास भी नहीं जाऊंगा। वो चुड़ैल मेरे पीछे है। अगर मैंने फिर से पहाड़ी रास्तों पर सफर किया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि वो घटना सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं थी, बल्कि हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ थी जिसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। और मैंने भी कभी दोबारा रात में पहाड़ी रास्तों पर सफर नहीं किया। हर बार जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, उस रात जो हमारे साथ हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक अनुभव था। आज भी जब मैं अपने ट्रक को देखता हूं तो मुझे वो रात और वो चुड़ैल याद आती है। मैंने कई बार इस घटना को भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो खौफनाक रात और उसकी डरावनी हंसी मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गई है। शायद आप लोग इस कहानी को एक डरावनी घटना समझें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो रात किसी छलावे या भ्रम से कहीं ज्यादा थी। वो सच थी और उसकी सच्चाई ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर आप पहाड़ी रास्तों पर सफर करते हैं तो रात के अंधेरे में कभी भी रुकने की गलती न करें।
कौन जानता है कि वहां आपकी किससे मुलाकात हो जाए। ये घटना हमें सिखाती है कि इंसानी हिम्मत और सावधानी से हम किसी भी डरावनी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि कभी-कभी अंधविश्वास और सच्चाई के बीच फर्क करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है, तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।